पीएम मोदी के रशिया दौरे से चीन चिढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर चीन का रिएक्शन सामने आया। भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे, चीन ने कहा। भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली ना बने। 8 और 9 जुलाई को रशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और कई अहम मुद्दों पर वहां चर्चा हो सकती है। लेकिन इसी बीच चीन किस तरीके से चिढ़ रहा है, ये इसकी बानगी आपको इस स्टेटमेंट से नजर आएगी। विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौसमी सचदेवा, विदेश मामलों की जानकार, वो भी हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत 24 पर। मौसमी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता, लेकिन जब भी विदेश नीति की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रोपेगेंडा को सेट करने में लग जाता है। अब क्या वजह है कि चीन आखिर अपनी नीतियों को दरकिनार करते हुए, और जब भी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता है, वो हमेशा विदेश नीति में भारत को और भारत की बात करता है और भारत से जोड़ करके अमेरिका की बात करता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन एक्शन अगेन। तो एक्शन में आ गए हैं। अभी फिर से उन्होंने इस बार अपना पद संभालने के बाद जब उनका फॉरेन टूर स्टार्ट हो गया है, चीन कहीं ना कहीं बौखलाया गया है। बिकॉज ये पुतिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गया है दिखाने के लिए कि भारत हमारी पहले जैसा कंट्री नहीं रही है। अभी हमारा जो कंट्री है इंडिया, भारत एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री हो गया है। सो पुतिन को यह मौका मिला है दिखाने के लिए कि भारत जैसे देश के साथ हमारा अभी भी रिश्ता बहुत मजबूत है। और प्राइम मिनिस्टर कि ये विजिट जो है ये भी दर्शाता है कि हमारे जो मॉस्को के साथ, रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, चाइना को काउंटर करने की एक स्ट्रैटेजी है। ये चीन समझ बैठे हैं। उनको लग रहा है कि इंडिया यूएस की कठपुतली है, लेकिन उन्होंने शायद डीपली आखिर ये जो भारत है हमारा, अभी उसका पिक्चर उन्होंने स्टडी किया नहीं है, या अंदर ही अंदर वो डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाइना पे वे भारी ना पड़े। सो हमारे जो फॉरेन रिलेशन, अब डिफेंस को लेके चलिए या न्यूक्लियर, जो ऑल्दो हमारे इंडिया ने बहुत अग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर, बट रशिया के साथ वी आर दी ओनली कंट्री जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह चल रहे हैं। तो ये जो हमारे बॉन्ड टाई स्ट्रेंथन हो रहा है, जो स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चाइना बौखला गया ये सोच के कि ये क्या हो रहा है। वो सोच रहे थे कि इंडिया को टूटे हुए देखेंगे इस बार इलेक्शन के बाद, बट उन्होंने अभी फिर से देखा कि और ये स्ट्रांग होके निकल रहे हैं। मोदी जी ने फिर से अपना फॉरेन टूर्स शुरू कर दिए हैं। तो ये सब जो फॉरेन टूर्स है उनको लग रहा है कहीं चाइना पे भारी ना पड़ जाए। तो चाइना मोदी जी के हर फॉरेन विजिट में, अभी मॉस्को के बाद, रशिया के बाद ऑस्ट्रिया भी जाने वाले हैं हमारे पीएम मोदी। तो हमारे बिजनेस रिलेशंस भी, हमारे जो मोबिलिटी अग्रीमेंट है, कितनी चीजों में बात करने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्गर कंट्री, डेफिनेटली। और यही वजह है कि इकोनॉमी के लिहाज से भी जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और पायदान क्रॉस कर रहे हैं, तो ये बात चीन को अखर रही है। विनोद दत्ता साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद जी, एक तरफ हमारा देश और ये जो तस्वीर जम्मू कश्मीर से मिली, 6 आतंकियों को हमने मार गिराया है, लेकिन 2 जवान हमारे शहीद हो गए। बेहद दुखद ये तस्वीर है। लेकिन भारत में रक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए गए हैं, इकोनॉमी हम देख रहे हैं लगातार पायदान उसका बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो प्रण लिया गया था, जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया गया रक्षा के क्षेत्र में, अब उसे आप आगे बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं? और आज जब इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं पीएम, रशिया जब पहुंचेंगे तो जाहिर है रक्षा के क्षेत्र में भी कंट्रीब्यूशन पर चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की और पुतिन साहब की, ये काफी अहम है और पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। रही बात सामरिक दृष्टि से, अगर हम इसे देखें तो ये साबित होता है कि क्योंकि हमारी जो इक्विपमेंट डिपेंडेंसी है, जो हमारा वेपन सिस्टम है, जो पहले हम करीब 80 से 85% हम यूएसएसआर पे या यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक ब्लॉक पे हम डिपेंड करते थे, वो अब घट के करीब 35 से 40% रह गया है। हमारा जो झुकाव वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ हो रहा है और खासकर अमेरिका की तरफ हो रहा है, तो वो भी रशिया उसको उस पर नजर रखे हुए है। रशिया यूक्रेन वॉर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा डिस्कशन का, क्योंकि अगर आपको याद हो कि पुतिन साहब ने ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर भारत के प्रधानमंत्री इसमें मीडिएशन करते हैं
तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से भारत का स्टेटस और स्टेचर दोनों बढ़ रहा है। रही बात हमारे कई इस तरह के सौदे हैं या कई इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अभी बिल्कुल लिम्बो में पड़े हुए हैं, उन पे कोई एक्शन हो नहीं रहा क्योंकि रूस की खुद की अपनी जो सामरिक रिक्वायरमेंट है वो कई गुना बढ़ गई है यूक्रेन युद्ध के बाद। तो हमें खासकर जैसे AN-32 का अपग्रेडेशन है और भी इस तरह के सिस्टम है, S-400 में भी हमारे पास करीब 4 स्क्वाड्रन आ चुके हैं और बाकी स्क्वाड्रन्स भी आने हैं। तो यकीनन प्रधानमंत्री जी ये जाके बात करेंगे कि साहब किस तरह से इन जो रक्षा सौदे हैं उनको किस तरह से थोड़ा सा एक्सपीडिशियसली डिलीवर किया जा सकता है, किस तरह से जो हमारे अपग्रेडेशन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो। दूसरी बात इंडिजिनाइजेशन की बात जो है, तो जो स्वदेशीकरण के भारत ने काफी कदम उठाए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरह से अपने वर्ल्ड के समीकरण बदलते रहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा G414 का जो करार USA के साथ किया है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो ये दर्शाता है कि भारत कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि F-16 में ये इंजन लगता है, तो ये भारत अपने देश में बनाना शुरू कर देगा। हालांकि फिलहाल हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और हमारा करीब 25,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट है वो काफी बड़ा है। और कई हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस दिया है और इन कंट्रीज को अगर हम ये इक्विपमेंट दे रहे हैं तो यकीनन हमारा जो रीच है वो भी जो हमारे एडवर्सरीज हैं, चाहे वो चाइना हो या और कोई इस तरह का देश हो, उसको हमारी जो मारक क्षमता है उसके अंदर उसको लाता है। और कहीं ना कहीं देश का हौसला भी इससे बढ़ रहा है क्योंकि वो और दिन थे जब हम किसी और देश पर निर्भर रहते थे और अब तो व्यापार के क्षेत्र में भी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हम देख रहे हैं कि अब भारत से मांग हो रही है, रक्षा उपकरणों की भी मांग हो रही है, तमाम चीज़ें यहाँ बन रही है। तो इकोनॉमी के लिहाज से भी और रक्षा क्षेत्र में जो इजाफा हो रहा है, और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि रशिया पे भी डिपेंडेंसी भारत की बहुत ज़्यादा रही है, तो अब ऐसे में जब रशिया के साथ ये यहाँ पर बातचीत का दौर होगा तो कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं, कौन से रक्षा के क्षेत्र में वो हथियार हैं या फिर डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं जिस पर चर्चा होगी इस वाले बैठक में? देखिए, इसमें यकीनन S-400 सिस्टम पे भी बातचीत होगी। रशिया ने कुछ RS-36 न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह भी बनाई हैं। हो सकता है हालांकि भारत का जो प्रोजेक्ट 75 है वो उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस हम दर्ज करा रहे हैं और T-90 टैंक्स के ऊपर भी बातचीत हो सकती है और सुखोई MKI जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर बात हो सकती है। बाकी तेजस हम लोग इंडिजीनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो मिक्स सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको वो रिप्लेस करेगा। रही बात हमारी जो एक्सपोर्ट की है, मैं आपको बताता चलूं, म्यांमार करीब 17% हमारा इंडियन इक्विपमेंट यूज करता है, श्रीलंका करीब 25%, आर्मीनिया 11% और सऊदी अरब 25% हमारा इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी अपग्रेड किया है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हम इसमें काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये लाजमी भी है, अगर हम सुपर पावर बनने की इच्छा रखते हैं या हमने उसकी उस तरफ देखना शुरू किया है तो यकीनन भारत को अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसका जो आत्मनिर्भर कोशंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मौसमी जी, वॉर में भारतीयों को भी भेजने का मुद्दा यहाँ पर उठाया जा सकता है और शायद यही वजह है कि चीन, जिसकी दोस्ती रशिया से रही है और अच्छी रही है, लेकिन भारत भी इक्विवेलेंटली दोस्त रहा है रशिया का और काफ़ी प्रगाढ़ संबंध हमारे उस देश के साथ है। अब ऐसे में वॉर को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर टेबल हो सकता है? देखिए, पहले ही ये डिक्लेयर किया गया है कि ये बायलैटरल इश्यूज में डिस्कशन होगा। अभी भी इंडिया डायरेक्टली पार्ट नहीं लेंगे इन डिस्कशन बिकॉज इंडिया इज प्लेइंग अ डिप्लोमेटिक रोल, बट इस इशू में जरूर बात होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो देश के लोग थे, जवान थे, वो बहुत सारे यंग यूथ थे जो जॉब्स के कारण या एजुकेशन के कारण रशिया गए हुए थे, बट कहीं ना कहीं ये यूक्रेन रशिया वॉर में फंस गए और उनको इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए वो मजबूर हो गए या करवाया गया। ये एक बड़ा इशू है जो पेंडिंग डिस्कशन में है। और ऑल्दो 10 भारतीयों को वापस ले भी आए गए हैं, हम भारत ने वापस 10 ऐसे लोगों को वापस ले आए हैं,
बट अभी भी कुछ ऐसे यूथ है जो यूक्रेन और रशिया वॉर में फंसे हुए हैं, मतलब दे आर फाइटिंग एक्चुअली, वो वॉरियर्स या सोल्जर्स के रोल निभा रहे हैं इन द नेम ऑफ जॉब, नौकरी और एजुकेशन के लिए गए हैं, बट इसमें फंस गए। सो ये एक मुद्दा बन सकता है डिस्कशन के लिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया भारत ने बोला है कि ये होने नहीं देंगे और हमारे जो यूथ है, जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकाल के लाएंगे। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक इशू वहाँ पे चल रहा था। तो ये सारे मुद्दे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब वहां जा रहे हैं इसमें डिस्कशन होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला ये बायलैटरल इश्यूज में डिस्कस होंगे, वॉर में ज्यादा कम हमारे जो पर्सनल जो इश्यूज है, पेंडिंग टाइज है, पेंडिंग डिस्कशंस है, इसमें वहाँ पे मुद्दे उठाए जाएंगे और सॉल्यूशंस निकाला जाएंगे। ये एक मुद्दा बन सकता है। ऑल्दो इकोनॉमिकल टाइज, बिजनेस टाइज और हमारे जैसे 3 to 6 जो न्यूक्लियर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। बट ये एक्चुअली में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जहां हमारे भारत के लोग वॉर में फंस गए हैं, वहां पे एज सोल्जर्स रिक्रूट हो गए हैं, जो जनरल जॉब्स या एजुकेशन पर्पस के लिए रशिया गए हुए थे। तो मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए और होगा भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि, और किया भी है पहले भी, हमारे फंसे हुए जो वहाँ पे लोग हैं वहां से जरूर भारत वापस ले आएंगे उनको। ब्रिगेडियर दत्ता, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर के भी चर्चा संभव है, क्या डील होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, बिकॉज 4.5 जनरेशन रफाल हमारे पास है, एंड जो हम AMCA जो हम डेवलप कर रहे हैं इंडिजिनियसली, और GE414 इंजन को हमने TOT के तहत हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया के साथ भारत इस करार को आगे ले जाएगा, क्योंकि जो पहले के हमारे इक्विपमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया और स्टेबल प्लेटफॉर्म है, एरियल डिलीवरी वेपन सिस्टम है, वो फ्रांस के हैं। अगर आप देखें मिराज 2000 हो गया, 1965 में स्पिटफायर इस्तेमाल किया गया था, और जो रफाल है, ये जो फ्रांस के जो हवाई जहाज हैं, ये बड़े स्टेबल है। तो मेरा अपना जो विचार है कि हमें फ्रांस के साथ जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके साथ उनको करार को करना चाहिए, क्योंकि अब भारत की जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है, वो काफी अच्छी हो गई है। हमारा झुकाव जो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक था, जो USSR ऑस्ट्रेल था, उसके साथ इसलिए था क्योंकि पहली बात तो हमें इक्विपमेंट कुछ सस्ता चाहिए था, क्योंकि भारत के पास पैसा नहीं था, और क्योंकि अमेरिकन जो NATO कंट्रीज का इक्विपमेंट है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है और कॉस्टली है। आज भारत इस स्थिति में है कि हम इस इक्विपमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि भाई वो केवल सुखोई 30 MKI और S-400 इन सब वेपन सिस्टम्स पे अपग्रेड, AN-32 का जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, इन सब पे बात जरूर होगी। S-400 यकीनन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा और बिल्कुल मेन मुद्दा होगा। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे बातचीत होने की उम्मीद है, और खासकर जो रॉकेट सिस्टम्स है हमारे, जो रॉकेट आर्टिलरी, उस पे भी बातचीत होने की संभावना है। वरना जो एवियोनिक्स का मामला है, मुझे लगता है कि भारत को फ्रांस या अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो वेपनरी है वो बिल्कुल लेटेस्ट वेपनरी है और भारत उसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल बॉसमेट जी, व्यापार को लेकर के क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स का मुद्दा पहले भी उठता रहा कि डॉलर्स आखिर पैसों का पैमाना या फिर रुपए कैश इन कैश करने का पैमाना कैसे होना चाहिए। तो डॉलर्स को लेकर भी ये जो तमाम देश हैं वो एक रणनीति पर पहुंचना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, व्यापार के क्षेत्र में और पैसे के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आप होता हुआ इस समय देख रहे हैं? हाँ, टॉक्स तो चलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल जो मुद्दा है ये तो मेजर मुद्दा है, वहाँ पे तो डिस्कशन होगा ही होगा। आप डायमंड के सेक्टर में देखिए, आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखिए, ये सारे इश्यूज है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा है, तो होगा जरूर। तो इन सब चीजों को जब डिस्कशन होगा तो डॉलर के ऊपर तो डिस्कशन होगा ही होगा। मे बी इन नियर फ्यूचर हमें कुछ चेंज या कुछ बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक डिस्कशन नहीं होता है। इट विल बी रॉन्ग फॉर अस टू प्रेडिक्ट। बट इकोनॉमिकल जो इश्यूज है, इकोनॉमिकल पेंडिंग जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है या टाइज, अब जो भी इश्यूज है वो डिस्कस तो होगा। और यहाँ पे बोला गया है 2 नेशंस की टाइज, जो इकोनॉमिकल डिस्कशंस, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इन सब चीजों में जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली बिजनेस, ट्रेड, ये सब ये मुद्दा आ जाता है। और जब ये मुद्दा आता है तो डेफिनेटली मनी, डॉलर्स विल बी अ मेजर इशू ऑफ डिस्कशन हियर। एंड
फर्दर हमें देखने के लिए मिलेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसे चेंजेस देखेंगे, बट ये डिस्कशन या जब ये मीट या विजिट सक्सेसफुल होगा उसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअली चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं। मौसमी जी, जो रिएक्शन चीन का सामने आया है अमेरिका के साथ जोड़ करके भारत के लिए जो भी बातें कही गई हैं, उसको आप किस फ्रंट पर देखते हैं? क्या लगता है आपको, चीन जिसके अंदर चालबाजी है, चालबाजी के साथ सिर्फ खलबली मचती है, अमेरिका के साथ क्योंकि उसके रिश्ते ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश अमेरिका की भी चीन को लेकर के रही है, ऐसे में जो स्टेटमेंट है, हाउ डू यू सी इट एज? देखिए, चाइना तो हमेशा ही बौखलाता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमने देखा है कि चाइना बौखला रहे हैं या चाइना इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये पहले भी किया है, वो फिर से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने देखा है जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे देश को लीड करने लगे, हमने कभी नहीं देखा कि चाइना हमें कोई मतलब हार्म कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारे लीडरशिप अभी बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप यूएस के रिलेशन, हम किसी भी कंट्री के साथ, अभी आप देखिए, हम किसी भी कंट्री के साथ दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, इवन विद चाइना। चाइना चाहे जितना बौखला ले या जितना ये दुश्मनी का तार या वायर खींच ले, उनको अभी फील हो रहा है, उनको या फील वो हरकत में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या होगा उनका। पर उनको ये समझना चाहिए, जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की है, इनके कोशिश फेल ही हुआ है, क्योंकि हमारे जो टाइज, हमारे जो रिश्ते बाकी कंट्रीज के साथ है, ये बहुत अच्छे से उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक डर है जो उनको सता रहा है ये। ठीक है ब्रिगेडियर दत्ता, एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर दत्ता आपसे। रशिया के साथ रिश्ते हमारे हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं, अब रक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आयात निर्यात दोनों हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है पहले के मुकाबले अब कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि दोस्ती चीन से भी रशिया की अच्छी है, तो क्या आपको लगता है कि व्हेन दे विल बी ऑन द सेम टेबल, तो ये तमाम बातें सामने रहेगी और चीन को भी कहीं ना कहीं स्कोपिक करके ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे? देखिए, रशिया की जो माली हालत है या जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, और करीब 3 साल से वो यूक्रेन युद्ध के साथ इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली उसकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डाउनहिल पे है। और अगर आप देखें कि उसने S-400 चाइना को भी दिया है और हमें भी उसने ये दिया हुआ है, और उसका जो झुकाव है वो काफी चाइना की तरफ है। अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है, अगर भारत चीन का कोई युद्ध होता है, तो रशिया के पास 2 या 3 ऑप्शन है। पहली बात तो रशिया या तो न्यूट्रल रहेगा, दूसरी बात अगर वो ऑप्शन इस्तेमाल करता है तो वो यकीनन चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी जो शिकायत है भारत से वो ये है कि भारत वेस्टवर्ड्स जा रहा है, भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो यकीनन चाहेगा कि जो नया कोल्यूशन है, जो साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें आप देखिए रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, टर्की, ईरान, ये सब देश हैं, तो उसका झुकाव उस तरफ रहेगा। लेकिन हाँ, आउटराइटली वो भारत को कंडम नहीं करेगा, आउटराइटली वो भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। चलिए देखते हैं इस बार जो शिखर सम्मेलन है उसके टेबल पर कौन कौन सी बातें होती हैं और रक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आता है। मौसमी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और ब्रिगेडियर दत्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।